वेलकम टू माय शो खबरदार नेगेटिविटी से के सेक्शन खुल के में। और आज मुझे बहुत ही गर्व हो रहा है कि आज हमारे बीच एक ऐसी शख्सियत है जो जिनसे आप मिलेंगे तो आप डेफिनेटली इंस्पायर्ड होंगे। एक फौजी है, लेकिन आम फौजी नहीं है, कारगिल योद्धा है। उन्होंने इस युद्ध में अपनी 2 टांगे खोई, 1 हाथ खोया। फिर भी जब आप उनसे मिलेंगे तो आपको कभी नहीं लगेगा कि उनके चेहरे पे कोई शिकन है। गाते, मुस्कुराते और लोगों को इंस्पायर करते हुए वो इतनी अच्छी बातें करते हैं कि कोई गूंगा है वो बोल पड़े, जो उसके पैर नहीं है वो चल पड़े, और जो बहुत ही जिसके पास कोई भी मोटिवेशन नहीं है वो मोटिवेट हो, क्योंकि ऐसे शख्सियत हर इंसान को इंस्पायर करते हैं। उन्होंने मुझे ही इंस्पायर नहीं किया, पर जब आप उनसे मिलेंगे तो आपको भी वो इंस्पायर करेंगे। जी हाँ, हम बातचीत कर रहे हैं नायक दीपचंद जी से, जो कारगिल योद्धा हैं, जिनके दोनों हाथ नहीं है, एक पैर नहीं है। कई मेडल से उनको सम्मानित किया गया और कई मेडल्स उनको मिलेंगे आगे भी, हमें ऐसी उम्मीद है। जैसे लोग कहते हैं जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, मुर्दे क्या खाक किया करते हैं, तो दीपचंद जी ऐसे ही जिंदा दिल इंसान है जो कि मुर्दों में भी जान डाल रहे हैं। तो चलिए मिलते हैं ऐसे ही एक खुशनुमा और इंस्पायरिंग शख्सियत से। चले मिले। नमस्कार दीपचंद जी। नमस्कार मैडम, जय हिंद। जय हिंद। कैसे हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल ठीक ठाक से हैं, बिल्कुल। वेल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप हमारे इस शो में आए और हमारे शो की आपने शान बढ़ा दी, क्योंकि आप नहीं। हिंदुस्तान के आन बान शान है। और ये कहते हुए मुझे बहुत फक्र हो रहा है कि आपने कारगिल युद्ध में लड़ाई की और आप कारगिल योद्धा हैं। उसमें आपने अपने दोनों पैर, 1 हाथ गंवाया। फिर भी जब मैं आपसे पिछली बार मिली थी अवार्ड फंक्शन में, आप इतने उत्साहित और इतने एंथुसियास्टिक लग रहे थे कि बिल्कुल भी आपके चेहरे पे कोई शिकन नहीं था। और वाकई जो योद्धा, जो हम लोग फिल्मी हीरो देखते हैं, वो कुछ भी नहीं है। हमारे लिए आप असली हीरो हैं। तो कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक से हैं मैम। कि गीत आंसू पहुंचकर सीजन के गा रहा हूँ। माँ भारती के दर्द को आप तक पहुंचा रहा हूँ। सुर मेरी साधना का सार रहना चाहिए। भले ही हम मिट जाए मगर मेरा ये देश रहना चाहिए, मगर मेरा ये देश रहना चाहिए। वाह, क्या बात है। मैंने तो बताया, आके मैंने सबको बताया कि इतना स्पिरिट, इतना एंथुसियाज्म, कसम से मैं बहुत इम्प्रेस हुई आपसे। कितने खुश मिजाज है आप। और सबसे पहले सवाल यही है मेरा कि आपको ये प्रेरणा मिली कैसे फौज में जाने की? फौज में मैं 6 भाई बहनों में सबसे बड़ा। हमारे दादाजी जब खेती में जाते थे तो उनके साथ में रहता था, मैं घर पर भी उनके साथ जो हमने टाइम बिताया, तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस को मैं आइकॉन मानता था। उनको आइकॉन मान करके मैंने जब उनकी वर्दी देखता था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, तो बड़ा एक आता था कि इंडियन आर्मी, मतलब ये वर्दी मुझे भी चाहिए। मतलब मैं मेरे दादा को बोलता था कि मुझे ये वर्दी पहननी है, तो मेरा दादा बोला ठीक है तुम फौजी बनना। और एक बात और बोलता था कि हाथी को पालूंगा मैं, हाथी चलेगा, हाथी पे बैठ के चलेंगे तो एक राजा की तरह घूमेंगे। मतलब तो 2 चीजों का मुझे बचपन से शौक था। जो मगर ये था कि उनके कर कमलों किसी को देख के शौक मिला या सिर्फ नेताजी सुभाष चंद्र नहीं नहीं बोस नहीं जी नहीं, को नहीं किसी पढ़कर को मिला? देख करके शौक नहीं मिला। नेताजी सुभाष चंद्र बोस को, और मेरे आइडियल है नेताजी सुभाष चंद्र बोस, और दूसरे आइडियल है हमारे दिवंगत आत्मा मेरे दादाजी धर्मचंद सिंह नंबरदार, क्योंकि उन्होंने मुझे हमेशा प्रोत्साहन किया। 65, 71, 62 वार के बारे में बताते थे, कैसे युद्ध होता है, वो कहानियां मुझे सुनाते थे। तो मैं मन में सोचता था कि काश मैं भी मतलब सेना में जाऊंगा। और नेताजी को आइकॉन मान करके मैंने तकरीबन आज से 27-28 साल पहले इंडियन आर्मी को मैंने ज्वाइनिंग किया। और ज्वाइनिंग करने के बाद मैं भारतीय तोपखाना के अंदर तोपची के रूप में मैंने एक ट्रेड मिला मुझे, और उसमें ही मैंने कार्य किए। तो अपने आप को ऊपर एक प्राउड होता है कि क्योंकि ये जो वर्दी है, ये वर्दी 135 करोड़ भारतीयों का विश्वास है। हजारों लाखों मतलब क्रांतिकारों ने
अपने खून से इस मातृभूमि को सींचा है, तब जाकर के हमें ये वर्दी मिली है। और आज मैं उन्हीं सभी हमारे जितने भी महानुभाव है, परमवीर योद्धा है हमारे, जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वोत्तम बलिदान दिया है, मैं सबको सत सत नमन करता हूं। और हमेशा ये मातृभूमि, कर्मभूमि, जन्मभूमि हमेशा उनकी ऋणी रहेगी, क्योंकि उन्होंने देश के लिए बहुत खून बहाया ताकि हम सुकून की जिंदगी जी सके। तो यहीं से मेरी सेना में शुरुआत हुई थी और वो जी जी। तो कारवां जब जब तक आपने जिंदा है। जब आपने सेना ज्वाइन किया या जब सेना में आप गए, तो क्या आपको कभी गुमान था या कभी वो था, अरमान था कि ऐसा मौका आपको मिलेगा जहाँ पे आपको युद्ध में जाना पड़ेगा और आपको देश के लिए इस तरह से सेवा करनी पड़ेगी कि आपके दोनों पैर नहीं रहेंगे और एक हाथ नहीं रहेगा। तो नहीं मैम ऐसा देखो, सोचा था कभी? ये गुमान की बात ऐसे कि कभी भी ना, मैं आपको ये बताता हूँ कि सैनिक जो होता है, युद्ध लड़ना एक अलग बात होती है, ठीक है हमें मौका मिला, मगर जो भी सैनिक इस मातृभूमि के लिए वर्दी पहनता है वो अपना सर्वोत्तम देता है, हमेशा पूरी जवानी वो इस मातृभूमि देश की रक्षा के लिए निकाल देता है। मगर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि कभी कभी किसी किसी को मौका मिलता है। हम ऑपरेशन रक्षक के अंदर थे, जहां पर आतंकवादियों के साथ में मुठभेड़ था, वहीं पर मैंने कश्मीरी लैंग्वेज कोर्स किया। और हमारा जो रेजिमेंट का खुफिया विभाग था, उसके अंदर मैंने 8 महीने तक नौकरी किया। और उस खुफिया विभाग की सहायता से हमने 8 आतंकवादियों को मौत की घाट उतारा, जिसमें हमारे एक जवान अवतार सिंह शहीद हो गई। वहीं से हमें मौका मिला युद्ध लड़ने का, क्योंकि नीचे से जो सेना आने वाली थी वो डिले हो रही थी और हमें मूव टू कारगिल का मौका मिला। आज भी वो शब्द सुनने के लिए बेताब रहते हैं कि मूव टू गलवान या मूव टू पठानकोट, क्योंकि एक ही मौका मिला हमें कि मूव टू कारगिल। वो हर आदमी को मौका नहीं मिलता है। जीवन का सबसे अनुभव, जो सबसे अच्छा वाक्य है, जैसे श्री कृष्ण जी ने भी गीता के अंदर बहुत, हर वाक्य उनका तो चलो अच्छा था, मगर फिर भी यदा यदा ये धर्मस्य, तो वो जो श्लोक सुनाते हैं, तो वो आज भी मूव टू कारगिल कानों में गूंजता है। मतलब जिस तरह भगवान श्री कृष्ण की शंख की ध्वनि गूंजती थी, वैसे आज भी कानों में वो चीज गूंजती है कि काश हमें मौका मिला, प्रभु की इच्छा थी मतलब। वरना हर सैनिक को मौका नहीं मिलता, क्योंकि हम लोग भर्ती इस चीज के लिए होते हैं। हमें 48 आवर्स का टाइम मिला था, मगर हमने 24 घंटों के अंदर ही अपनी तोपों को हमने तलोलिंग पहाड़ी पर लगा दिया गया। तो ये यही वक्त जब ये हादसा हुआ, उसके बारे में कुछ बताएंगे? हाँ, ये कारगिल का युद्ध लड़ा हम लोगों ने। जब कारगिल की कहानी मैं शॉर्टकट में आपको थोड़ी बता देता हूँ, उसके बाद में जो हादसे के बारे में बताऊंगा। कि कारगिल युद्ध में हमने जैसे ही तलोलिंग पहाड़ी पर लगा दिया गया, उस टाइम दुश्मन हमसे हैवी था, क्योंकि वो ऊपर हाइट में था। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि वैसे तो सबको पता है, मगर ये सबसे हाईएस्ट ऊंचाइयों के ऊपर ये युद्ध लड़ा गया था, क्योंकि दुश्मन ऊपर बैठा था। 17,000 की हाइट पर हम लोग युद्ध लड़ रहे थे, जो विश्व का एक रिकॉर्ड है कि आज तक जितना भी युद्ध ऊंचाइयों पर नहीं लड़ा गया। हमारे पास नॉर्मल ड्रेस होती थी, इसके ऊपर खाली जैकेट होती, नॉर्मल कोई हमारे को ठंडी के लिए क्लोथिंग नहीं थे, नॉर्मल जूते होते थे। और हमने उन्हीं वेशभूषा के अंदर ही युद्ध लड़ा। हमें ये बताया गया था कि दुश्मन के 10 जवान मारे जाएंगे, मतलब 2 जवान मारे जाएंगे, हमारे 10 सैनिक शहीद होंगे। हमें क्षति ज्यादा पहुंचेगी, क्योंकि दुश्मन ऊपर बैठा था, वहां से एक पत्थर भी डलवाता था तो हमारे बहुत नुकसान होता था। मगर फिर भी उस टाइम तक सफलता नहीं मिली थी। मगर जैसे ही हमारी भारतीय तोपखाने ने चार्जिंग लिया, पहला ही राउंड ट्रोलिंग के ऊपर हमारी 1889 मिसाइल रेजिमेंट कारगिल और मेरी तोप से दुश्मन के ट्रोलिंग के ऊपर पहाड़ी पर गिरा। बंकर के ऊपर जैसे ही गोला गिरा, क्योंकि बहुत तोहफे फायर कर रही थी, कभी इसका कहीं गिर रहा था, कभी इसका इधर गिर रहा था। मगर हमारा देखो जो जाको रखे, मतलब एक लक था हमारे लिए कि भगवान जब देता छप्पर फाड़ के देता है। तो पहला ही राउंड दुश्मन की चोटी के ऊपर गिरा, वही डाटा पूरे भारतीय सेना को दे दिया गया। ये मेरी रेजिमेंट के लिए और हमारे लिए बहुत प्राउड की बात थी। वहीं से हमने शुरुआत किया। तलोलिंग पे ही हमने, हमारे भंवर सिंह साहब जो हमारा साथ छोड़कर चले गए, वहीं पर हमने बोला था कि साहब राशन मिले ना मिले, अम्युनिशन ज्यादा से ज्यादा मिलना चाहिए। ये वहीं पर मैंने उनको ये वर्डिंग बोली थी। और साहब बोले थे यार क्या अम्युनिशन को खाओगे क्या? मैंने बोला कुछ भी हो जाए, हमें राशन नहीं भी लेके आओगे तो भी चलेगा, मगर हमें गोला बारूद की कमी नहीं होनी चाहिए।
वहां से शुरुआत किया था। और वहां से शुरुआत करते करते मैं आपको शॉर्टकट में बताता हूं कि 8 जगह हम लोगों ने अपनी तोपों को खोल करके पहाड़ियों की चोटियों पर चढ़ाया, जहां पर मौसम माइनस टेम्परेचर था, 17,000 की हाइट थी, कोई भी ऐसा साधन नहीं था जिससे कि हम ठंडी से बच सके। रात को ही हम लोग वहां पर लड़ाई लड़ते थे, दिन में हम कोई बंकर नहीं बने हुए थे, वहां पर दुबक करके कहीं पर भी छुप जाते थे। ये युद्ध जो लड़ा है वो अकेला ना तो दीपचंद ने लड़ा है, ना ही किसी और ने लड़ा है। ये युद्ध पूरी हिंदुस्तान की अवाम ने और इंडियन आर्मी ने मिलकर के लड़ा है। इसमें आप लोगों का भी बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि बहुत जनता सपोर्टिंग किया है हमारी, इसीलिए हमने ये युद्ध लड़ा है। अगर कोई चाहता है कि भाई मैंने ही सब कुछ किया, नहीं, ये असंभव नहीं है। क्योंकि युद्ध लड़ा जाता है जिसमें चाहे वो भारतीय सेना हो, चाहे एयरफोर्स हो, या हमारी नेवी हो, या अवाम हो, हमारे भारतीय नागरिक, सबका एक योगदान है, तब जाकर के युद्ध जीता जाता है। अकेला आप नहीं, पता ना कि अकेला कुछ नहीं कर सकता कोई भी। जी तो जी वहां से बिल्कुल। शुरुआत कर, हम्म। वहां से हमने एक चीज मैं पूछना चाहूंगी, सॉरी आपको इंटरप्ट कर रही हूँ। जो एक फौजी होता है उसका जज्बा हमें समझ में आता है, वो देश के लिए लड़ता है, अपना जान निछावर करता है, लेकिन उसके परिवार का क्या? क्या उसके परिवार का भी वही जज्बा रहता है? और आपके परिवार का क्या जज्बा था जब लड़ाई में आपने अपने आप को सामने रखा और आपने दोनों पैर खोए, हाथ खोया, तो आपके परिवार वालों ने क्या कहा? क्या उनका भी वही एक्चुअली जज्बा था में जैसा आपका था? एक्चुअली में हमारे परिवार को ये पता ही नहीं था कि हम युद्ध लड़ रहे हैं। अच्छा, क्योंकि क्यों? उस टाइम ये टेलीफोन के कोई साधन नहीं होते थे, कोई व्हाट्सएप ये नहीं होता था, सारी खाली लेटर चलते थे। और युद्ध भूमि में हमें लेटर ना तो मिलते थे, ना ही लिखने का मौका मिलता था, क्योंकि हम लोग हाँ, वहां पर युद्ध लड़ रहे थे। 2 महीने तक कोई कम्युनिकेशन नहीं था किसी से भी। कभी कभी जब ब्रेक होता था तब हम लोगों के पास में सैटेलाइट वाले फोन आते थे, वो भी बोला जाता था कि भैया नंबर 2 बार डायल करो, मौका मिल गया। क्योंकि वो भी मौका नहीं होता था कि आपको कहीं पहाड़ी के नीचे बैठ के एक बंदा आया है, आपको बोलता नंबर बोलो। अभी नंबर घर में तो किसी के होते नहीं थे, अगर घर में होते भी थे तो 2 बार नंबर आप डायल करोगे, 2 बार में आपका डायलिंग 222 मिल गया तो ठीक है, नहीं तो अगला आदमी आ जाओ भाई। और अगले आदमी को भी 2 मिनट मिलते थे। किसी का गलती से लग गया तो कि पड़ोसी को बताते थे कि भैया हम ठीक ठाक से, लेकिन ये नहीं बता सकते थे कि युद्ध भूमि में ये था, क्योंकि वो एक तो रूल के खिलाफ है, और दूसरी बात हम चिंता नहीं करना चाहते थे। तो हमारे घर पर तो पता नहीं था कि हम युद्ध लड़ रहे हैं क्या। उसके बाद लेकिन हमें जब पता आप चला। वापस आए, नहीं जब आप वापस आए तब उनका क्या रिएक्शन था? तो मैं एक बार ये कारगिल किया, एक पूरी ये जो मेरी 2 लाइन की अधूरी रह गई है, और उसके बाद में मैं आपको ये भी बताता हूँ। जी रिएक्शन तो बताएं। उनको तो हमें, जब मैं घर में ठीक ठाक से आया तो उनको बताया कि मैं युद्ध भूमि से आया हूँ। तो उन्होंने बोला क्या बात कर रहे हो, लड़ाई लड़के आए हो? उन्होंने बोला हाँ, कारगिल की लड़ाई लड़के आए हैं, क्योंकि लड़ाई हम्म, खत्म होने के बाद हम लोग आए थे। तो हम्म, उन्होंने बोला यार हमें ये तो पता था कि भाई आप वहां पर हो श्रीनगर में, लेकिन ये नहीं पता था लड़ाई में को। तो बहुत हम्म। खुशी हुई, मतलब हमारी बीवी भी खुश हुई, हमारे माँ बाप, हमारे दादा वगैरह काफी खुश हुए कि भाई चलो युद्ध लड़ा तुमने। बोला आप पे गर्व था, आप पे गर्व था उनको? बिल्कुल गर्व था। और मेरे बच्चे तो आज भी बोल रहे हैं कि जो हुआ वो हुआ, आज भी हम हम्म, भारतीय सेना में जाएंगे। क्योंकि क्या सैनिक के बात बच्चे, है। जब सैनिक, क्योंकि ये जज्बा, ये हौसला क्यों आता है? हम्म, वो इसलिए आता ना कि सैनिक अगर झुक गया तो समझ लो देश झुक गया। जी जी ये बिल्कुल बात बिल्कुल। हम लोग समझते नहीं है। मैं आपको हम्म, पहले भी बताया था, कोई पिलर नहीं है, सिर्फ हमारा एक ही पिलर है, वो है हमारी इंडियन आर्मी। ये एक पिलर बिल्कुल। डगमगा गया, वो तीनों पिलर ऑटोमेटिक ध्वस्त हो जाएंगे। मगर आज हम लोगों ने अपने आप को एक पिलर बना दिया कि नहीं नहीं, ये हम तो पहला पिलर है, ये दूसरा पिलर है। मगर जो एक ही पिलर है उसको हम भूल चुके हैं, ये सच्चाई है। इंडियन आर्मी एक ऐसा पिलर है जो देश को आज भी चला रहा है, वरना देश के अंदर कितना करप्शन, कितना भ्रष्टाचार फैला हुआ है, आप बताओ नहीं फैला हुआ तो। मगर एक सैनिक बिल्कुल है फैला जो है। आज भी बिल्कुल ईमानदारी से अपना जीवन जीता है, उसका एक ही लक्ष्य रहता है, हमारे श्रद्धा, इज्जत और इकबाल, वसुधैव कुटुंबकम, पूरा भारतवर्ष मेरा है, और हमारे राष्ट्र की आन बान और शान, ये तिरंगा हमेशा लहराता रहे। हम लोगों को जी बोलते भी हैं कि फौजी का दिमाग घुटने में होता है। बिल्कुल घुटने में हमारा दिमाग होता है, क्योंकि हम दुश्मन के सामने घुटना नहीं टेकते हैं। मतलब ये हाँ तिरंगा बिल्कुल।
हम आपने लड़ा बिल्कुल के आते हैं। सही कहा दीपचंद जी, बिल्कुल दीपचंद जी, हम सिविलियंस के लिए आप ही असली हीरो हैं और आप ही ऐसी संस्था है जिसपे हम आंख बंद करके विश्वास कर सकते हैं। हमें पता है कि अगर आप हैं तो हम सुरक्षित हैं और अगर आप हैं तो हम चैन की नींद सो सकते हैं। तो इसके लिए सारे फौजियों के लिए जितना हम शुक्रिया अदा करें उतना ही कम है। हम शुक्रिया अदा ही नहीं कर सकते क्योंकि इतना जो हम ऋणी हैं आप सबके। आप नहीं, जितने भी ये बात योद्धा नहीं है। हैं जी, मैं बिल्कुल ये बोल रहा ऋणी हूँ, है ये सबके। जी, जी, बोलो। आप हो तो हम हैं और हम हैं तो आप हो। ये नहीं, लेकिन आपकी बंधन जो आपके है, आपका ज्यादा है, आपका जो योगदान है हमारी रक्षा के लिए, हमारी सुरक्षा के लिए, इस देश की स्थिति के लिए, वो आपका बहुत ज्यादा है। और असली हीरो, लोग फिल्मी हीरो जहां वो लोग डेफिनेटली मेहनत करते हैं, एक्टिंग करते हैं, लेकिन वो सिर्फ एक्टिंग करते हैं। आप लोग तो सच में फील्ड में जाके लड़ते हैं। और देखिए ना, मैं आपको देख देखो के तो उस दिन इतना इंस्पायर हुई जब मैं आपसे मिली थी, तो मैंने आपको कहा था कि मैं, आप तो एकदम प्रेरणा स्रोत हो। इतना इंथुजियाज्म मैंने आपके चेहरे पे देखा, वो इतनी बिल्कुल प्यारी सी मैडम, मुस्कान और इतना मैं तो गर्व। बोल रहा हूँ ना कि हमें देख के तो वो आता है कि भरा नहीं जो बाहों से बहती जिसमें रसधार नहीं, और हृदय नहीं वह पत्थर है जिसमें सब देश का प्यार नहीं। तो ये क्या आपने जो बोला बात है। है ये लाइनें फिल्मी मैंने हीरो अपने के लिए, तो अपने फादर से सुनी है, वो हमेशा ये लाइनें बचपन से हमें सुनाते थे। जो आपने आज सुनाई है तो मुझे अपने बचपन की याद आ गई। वो हमेशा ये लाइनें हमेशा मतलब गा के सुनाते थे हम लोग को। और चूंकि वो भी बचपन का फौजी थे प्यार तो मेरा हम, भूल नहीं जाना रे। जी जी, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो तो आप आपने, उस घटना के बारे में बता रहे थे जिसमें हाँ, आप घटना जख्मी के हुए। बारे में मैं पहले, ये मेरा एक कारगिल लड़ाई हमने बहुत बड़ा लड़ी, मगर मैं कारगिल लड़ाई की मैं ये बताना चाहता हूँ कि लास्ट का जब टाइगर हिल की जब हमने लड़ाई लड़ी थी, वहां बहुत ट्रेजरी हुई हमारी, क्योंकि हम लोगों ने काफी जवानों को हमारे को खो दिया था। कभी हमारा भी नंबर आ सकता था, मगर जब हम टाइगर हिल की लड़ाई लड़ रहे थे, वहां पर इतना बमबारी हुई, इतना सेलिंग हुआ, हमें कोई छुपने का टाइम नहीं मिला। हमने जहां पर भी मौका मिला वहां हमने छुप गए। मैं और मेरा दोस्त मुकेश कुमार डटे हुए थे मैदान में। मैंने बोला, सर बमबारी बहुत ज्यादा हो रही है, चलो चलते हैं। मगर उन्होंने बोला नहीं, लड़ेंगे दुश्मन के साथ में। तो फिर क्या था कि दुश्मन के साथ में लड़ेंगे, तो उन्होंने बोला कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आपको डर लग रहा था तो आप जाइए। हम दोनों की दोस्ती बहुत तकड़ी थी, हम दोनों ने इकट्ठा ही रहे। और चंद सेकंड बाद इतने गोलाबारी, इतने बम फट रहे थे, उनके मन में आई कि चलो भाई चलो। तो उन्होंने जैसे चलो बोला, वो उधर भागा और मैं इधर भागा। दोनों हम इतना भागे, और बीच में हमारे एक पत्थर था, धमाके हो रहे थे और वहां जाके छुप गए हम लोग। आज भी हमें अचंभित है, वहां हमारे पंडित कोमोती साहब धर्मगुरु बैठे थे, और एक के ऊपर एक मुंडी डाले, ऑक्सीजन की कमी है 17,000 हाइट के ऊपर, और एक के ऊपर एक मुंडी डाले हुए थे छोटे से गड्ढे के अंदर। हम लोग 90 आदमी आ गए। जब बम बारी बंद हुई तो हम निकले, तो एक के ऊपर एक 90 आदमी कैसे आ गए, अब आज भी अचंभित हैं। और उसके बाद जैसे हम चलने लग गए, तब चलते चलते से मांस के टुकड़े पड़े हुए थे। तो हमारे सीनियर खेमराज राणा सर थे, उन्होंने बोला, मैंने बोला सर ये क्या है। आगे आगे वो चले थे, पीछे पीछे हम थे। उन्होंने बोला यार इतना बमबारी हुई है, कोई गिद्ध वगैरह आ गया होगा, एयर बस्ट हुआ होगा। थोड़ा आगे चले और एक मांस का टुकड़ा मिला, तो बोले यार कोई बड़ा ही पक्षी होगा बोले। मगर जैसे ही आगे चले गए, उन्होंने बोला मुकेश, और वो ऐसे सिर को हाथ लगा करके बैठ गए, उनसे देखा नहीं गया। अब मानोगे नहीं, मेरा दोस्त जिगरी फ्रेंड मुकेश, यहाँ से गर्दन उठ चुकी थी। ओ बाप रे, फिर? ब्लड चल रहा है, धड़कन चल रही है, और ये हादसा जब हो जाता तो सब स्तंभ रह गए। मैंने अपना जो नॉर्मल कोट पहना हुआ था वो लगाया, और मेरे इन्हीं हाथों के अंदर मेरे दोस्त ने आखिरी सांस ली। मुझे उस टाइम बहुत फीलिंग आई कि काश इसकी जगह मैं क्यों नहीं गया। मतलब वो गम आज तक भी हम लोग उसको पूरा नहीं कर सके हैं। आज भी ऐसी मुझे बात इस है चीज वो। की बहुत पीड़ा होती है कि मैंने जी अपने जी। जिगरी दोस्त को खो दिया। आज हम कारगिल विजय दिवस लगा लो, 26 जनवरी, 15 अगस्त लगा लो, आज बहुत से हमारे भाई जो सिविलियन हैं, वो बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया के ऊपर हाथ तोलते हैं देश को। मगर मैं सही ये बात बोलता हूँ, हमारे जो कुर्बानियां दिया हमारे दोस्तों ने, हम लोगों ने, उसको है। आप जाया मत जाने दो। आप लोगों को फोकट में ये आजादी मिल चुकी, इसलिए आप लोगों को इज्जत नहीं करते हो। आप ये जी। सोचिए 26 जुलाई, 15 अगस्त, 26 जनवरी को हम लोग सिर्फ छुट्टी मनाते हैं, हम्म। सिर्फ हम लोग छुट्टी समझते हैं, 9-10 बजे तक सोते हैं,
हमें कोई नहीं पड़ी उन सैनिकों को सम्मान करने के लिए जिन्होंने इस देश के लिए अपना सर्वोत्तम बलिदान दिया, जो अंगहीन हो चुके हैं। आप मानोगे जी नहीं कि ये पीड़ा कौन समझ सकता है। आज 500 कुछ सैनिकों ने हमारी शहादत दी थी कारगिल के अंदर। आज भी उनकी आत्माएं चीख रही है। आज भी उनके परिवारों से कौन मिलता है? कोई नहीं मिलता। सिर्फ फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम के ऊपर फोटो खींचे जाते हैं, मगर कोई भी उनसे सहानुभूति के साथ में सहायता वाला कोई नहीं मिलता है। आज भी हमारे जैसे दिव्यांग आदमी है, आज जिंदा है, तो हर आदमी हमें हमदर्दी दिखाता है बिल्कुल, मगर सहायता के लिए कोई नहीं आता, खड़ा होता है। लेकिन मैं आज भी नायक दीपचंद हमेशा हर आदमी से इसलिए जुड़ता हूं कि मैं हमेशा सारथी बनने की कोशिश करता हूं, ना कि स्वार्थी बनने के लिए। तो आज हमारे पाकिस्तान के कम से कम इतने सैनिक चले गए, आज हमारे इतने सैनिक की शहादत हो गई है। देश हमेशा ही उनके ऋणों को नमन करता रहेगा। और कारगिल लड़ाई के अंदर हमारे अच्छा काम किया, मेरे दोस्त की शहादत को मैं आज भी नमन करता हूं। मुझे साथ में नहीं जाने दिया गया और मैं उनको गुमरी मतियान में जहां उनका पार्थिव शरीर रखा था, वहां पर उनके शरीर को हमने रखा और वहां उनके चरणों को हाथ लगाकर कसम खाई कि दोस्त तेरी शहादत का बदला हम जरूर लेंगे। उसके बाद में टाइगर हिल के ऊपर आए। उस दिन कुछ भी नहीं किया, हमने तैयारी किया और अगले दिन 3 दिन लगातार फायरिंग सपोर्ट देकर के टाइगर हिल के ऊपर झंडा लहराया और अपने दोस्त की शहादत का बदला लिया। क्या बात है, क्या बात इसी के अंदर हमारी रेजिमेंट को 12 गैलेंट्री अवार्ड और लगभग 10,000 राउंड फायर किए थे हमने इस कारगिल युद्ध के अंदर। और हमें कारगिल लिखने का सौभाग्य भी मिला। आज मेरी बटालियन 1889 मिसाइल रेजिमेंट कारगिल का नाम इतिहास के स्वर्ण अक्षरों में लिखा हुआ है। हमें बहुत प्राउड है कि आज हम इस मातृभूमि के ऊपर पैदा हुए और ऐसी बटालियन का हिस्सा रहे जिसने हमेशा ही दुश्मनों के दांत खट्टे करवाए हैं। बहुत बड़ा योगदान है भारतीय तोपखाने का मैम। सैल्यूट है आप लोगों को, सैल्यूट है आप लोगों। तो उसके बाद में जब ऑपरेशन पराक्रम जब पार्लियामेंट में अटैक होता है और हमारे को राजस्थान बॉर्डर पर लगा दिया जाता है, वहां पर हम लोग फिर 1 साल तक रुके और मेन लोकेशन में जैसे आए हम लोग अम्यूनिशन उतार रहे थे, स्टोर अपना सेट कर रहे थे, वहां पर बम ब्लास्ट होता है और मेरा ये एक हाथ उठ जाता है। ये एक हाथ उठने के बाद में लीवर वगैरह यहाँ पर पेट पूरा फट जाता है और मैं इसे लेके बैठा रहता हूँ। एक मेरा साथी है, उसको भी चोट लगती है, उसको हॉस्पिटल में ले जाया जाता है। एक तीसरा साथी था, उसको कुछ नहीं हुआ। कुछ देर बाद हमारे पास में सहायता के लिए जैसी टीम पहुंचती है, किसी ने पीछे से आवाज मारी कि एक बम और फट जाएगा, वो और वापस भाग जाते हैं बंदे और हमारे आजू बाजू में आग लग जाती है। तो आग लगने के कारण मेरी ये मूछे माछे सब कुछ जल चुका था और हीटिंग हो चुकी थी। फिर किसी तरह हिम्मत करके हमारे सबसे पहले जेठ सिंह आते हैं, उसके बाद में हमारे बहुत साथी आते हैं। उन्होंने बक्सा खींचा और बक्से के पीछे मुझे था और फटाफट पानी पुनी डाला और मुझे उठाया गया। जब मुझे उठाया गया तो हाथ ऐसे पूरा था, इधर पूरा ब्लडिंग आ रहा है, पूरा पेट फटा हुआ, आंतड़ी बाहर है। बंदों ने मुझे उठाया तो बहुत बंदे रोने लग गए। तो मैंने बोला रो मत, मुझे कुछ नहीं होगा। मगर उन्हें पता था ये 5 मिनट का मेहमान है, क्योंकि इतना आंतड़ी भी बाहर है बंदे की और ये हाथ पांव उड़ चुके हैं। तो उसके बाद में हॉस्पिटल ले जाया गया। हॉस्पिटल में डॉक्टर ने बोला कि 5% चांसेस है ही द डेथ। अगर इसके हाथ पांव काट दिए जाएं तो ये 5% जिंदगी के चांसेस हैं। मगर मेरे सीओ ने बोला नो प्रॉब्लम श्रीमान। उन्होंने साइन किया और आप स्टार्ट करिए ऑपरेशन। पूरी रात ऑपरेशन चला। पूरी रात ऑपरेशन चलने के बाद में 17 बोतल खून का चढ़ा था मुझे, खून बह चुका था पूरा। उसके बाद में डॉक्टरों ने बोला था कि 72 घंटे का इसके पास टाइम है, अगर ये होश में आ गया उसके बाद में बताएंगे क्या होगा। ऑपरेशन खत्म हुआ रात को और मेरे लिए हमारे सूबेदार मेजर मदन लाल साहब और पूरी बटालियन मेरी 1889 ने दुआएं शुरू कर दिया। और 2-3 दिन तक हमारे पास में खाना तो बनता था सेना में, मगर खाया नहीं किसी ने, क्योंकि इतनी ट्रेजेडी होगी। तो बोला नहीं, उनकी दुआएं होगी, उनको काम आएगी। लेकिन भगवान की किस्मत कुछ और थी। 12 घंटे बाद ही मेरी आंखें खुल गई और जो मेरे पास बंदे थे उन्होंने डॉक्टर को बताया। जो नर्स थी वहां पर, नर्स ने डॉक्टर को बताया। डॉक्टर ने हमारे सीओ साहब को फोन किया कि सर जवान को होश आ गया है। और मेरे सीओ साहब की पहली वर्डिंग थी कि सर अभी नहीं मरेगा वो। डॉक्टर बोले कि यार डॉक्टर मैं हूं या आप हो? बोला सर कुछ भी हो, मैंने उस लड़के के अंदर हिम्मत देखी है, वो अभी नहीं मरेगा। तो वो सीओ साहब का कर्नल गिरीश कुमार महेंद्र रत्न सेना मेडल,
उनका ये बोला हुआ वर्डिंग कि जाको राखे साइया मार सके ना कोई, आज मैं आपके सामने बैठा हुआ। तो जी, हम लोग भगवान का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि आप जैसे योद्धा अभी हमारे बीच में है, और आपका, आपके लिए कोई भी सम्मान बड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि आप इतने बड़े हीरो हैं और इतने बड़े हम लोग के लिए रक्षक हैं। तो इतना बहुत सारे सम्मान से आपको सम्मानित किया गया, आपको बहुत सारे सेना मेडल्स मिले। क्या अभी भी कुछ सम्मान की उम्मीद है, जैसे कि परमवीर चक्र और शौर्य चक्र, क्या उसकी नहीं मैम, ये अपेक्षा तो करते युद्ध हैं? भूमि में ये जो भी मिले हैं ये मेरे साथियों को मिले, हम लोगों ने साथ में युद्ध लड़ा है। कारगिल लड़ाई में 4 परमवीर चक्र मिले थे, 2 ऑफिसर शहीद हो गए थे, 2 जिंदा है। मेरे दोस्त थे संजय कुमार सिंह और योगेंद्र सिंह यादव और कैप्टन विक्रम बत्रा। मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ, ये देखिए, ये जो ऊपर नजर आ रहे हैं आपको पीछे फोटो, जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल नजर आ रहा है। ये आपको मैं दिखाता हूँ, एक सेकंड लाइन पर बनी रही है। ये बहुत अच्छी बात बोली आपने, ये चीज एक ऐसी चीज है कि आपको मैं बताऊंगा, आपने सही याद दिलाया। मैं भारत का पहला ऐसा व्यक्ति हूँ, ये देखिए। जी वाह, वाह, बहुत बढ़िया है। तो आपने सबका एक ही जगह लगाया हुआ है। ये पहला व्यक्ति हूँ मैं भारत का जिसने अपने घर के ऊपर परमवीर चक्र वॉल बनाई है। क्या बात है, क्या बात है ये दीपचंद जी, मेरे बहुत साथी अच्छा हैं लग रहा है। जिन्होंने 21 परम योद्धा हैं देश के, जिन्होंने देश के लिए अपना जाबाज कर्तव्य दिखाते हुए अभी तक 21 परमवीर योद्धाओं को ये सम्मान मिला है, और जिसमें से 4 कारगिल लड़ाई में मेरे दोस्त थे। 2 ऑफिसर शहीद हो गए, कैप्टन विक्रम बत्रा, मनोज पांडे और संजय सिंह और अपना ये योगेंद्र यादव, जिनको मात्र 19 साल की उम्र में मिला था। तो मैंने ये यादें लगाई है। ये क्यों लगाई है? क्योंकि ये कोई दिखावा नहीं है, क्योंकि जो सैनिक एक सैनिक का सम्मान कर सकता है और जो सैनिक सैनिक की भावना समझता है वो दूसरा कोई नहीं समझ सकता है। नहीं, तो आपको ये चीजें उम्मीद मैंने, है, आपको उम्मीदें उम्मीद की है। बात नहीं नहीं, वो युद्ध भूमि में मिलता है हमें। खाली अभी जो मेरा उम्मीद था, मुझे अभी जनरल विपिन रावत जी ने पूछा कि क्या चाहिए, तो मैंने उनको एक ही बात बोली थी कि जनरल मानिक शाह ने हमारी भारतीय सेना के लिए बहुत कुछ किया है। आप जनरल मानिक शाह की तरह कुछ ऐसा करके चले जाओ इस इंडियन आर्मी के लिए जिससे कि देश याद रखे। तो अब आप ये समझ लेना कि नायक दीपचंद का काम हो गया है। हमें ना तन चाहिए, हमें ना धन चाहिए, हमें तो हंसता मुस्कुराता हुआ अपना भारत वतन चाहिए। तो मेरी यही तमन्ना रहती, क्योंकि मैडम ये चीजें क्या रहती है कि ना धन से कोई बड़ा होता, ना तन से कोई बड़ा होता है, और जो मुसीबत में साथ खड़ा होता है वही सबसे बड़ा होता है। जी जी, तो दीपचंद आज, जी आप, जी जी बताएं। हाँ बोलिए मैम, पूछिए। दीपचंद जी, आपकी बातें सुन के तो लग रहा है और भी सुने आपका आपका वो, लेकिन मैं ये जानना चाहती हूँ कि इतना सब कुछ आपने देखा है, एक लंबी पारी खेली है आपने फौज में, और अब आई थिंक आप सेवानिवृत्त, आप रिटायर्ड हो गए, राइट? तो अब आप क्या करते हैं और आपकी क्या इच्छा है देश के लिए, कि देशवासियों से क्या उम्मीदें हैं आपको? भारतवासियों से ये उम्मीद है कि देखो, जो हमारे जवान शहीद हो गए हैं उनको तो नमन है, हम भी नमन करते हैं, मगर हमारी क्या गलती, हम भी शहीदों से कम नहीं है। आज जिंदा जागता आपके सामने इस कंडीशन में है। उदाहरण के तौर पर आप हमारे जैसे आदमी बहुत हैं। हिंदुस्तान के अंदर 2% दिव्यांग आदमी है, आधा % सिर्फ सैनिक है। उनके लिए क्या रहता, कोई प्रोग्राम नहीं होता, हमेशा बाकी प्रोग्राम रहते हैं। कोई हमारे लिए कोई संस्था नहीं है, कोई हमारे लिए कुछ नहीं है। हमारा क्या कसूर है अगर हम लोग दिव्यांग हैं? हमें गवर्नमेंट नहीं, लेकिन पेंशन देती सरकार है। को आपने कहा नहीं, सरकार को आपने हाँ, अपील करी है? मैं बता रहा हूँ, मैं उसके लिए बताता हूँ कि सरकार ने हम लोगों को 2003-2004 में एक मोटिवेशन स्कूटर दिया, एक व्हील चेयर दी। आज उन चीजों को 15-15, 20-20 साल हो गए हैं, वो खराब हो चुकी हैं। दोबारा अप्लाई करते हैं, नहीं है, गवर्नमेंट के पास फंड नहीं है। हमें गवर्नमेंट हमारे कद के मुताबिक, हमारे जो हमने ड्यूटी दिया उसके मुताबिक हमें पेंशन मिलती है। मगर जो आप अवाम भी है, तो आज मैं यही चाहता हूं कि जो आज दिव्यांग आदमी हम लोग हैं, जब हमारे बच्चे बड़े हो जाते हैं, हमारे को गवर्नमेंट उनका खर्चा नहीं मिलता है बच्चों के लिए। आज पढ़ाई का बहुत खर्चा बहुत हैवी हो रहा है, तो हमारे बच्चों की पढ़ाई के लिए देखा जाए, हमारे जैसे बहुत से भारतवर्ष के अंदर सैनिक हैं जिनको ऐसी प्रॉब्लम है
जिनके पास व्हील चेयर की रिक्वायरमेंट है, कोई मोटिवेशन स्कूटर की प्रॉब्लम, कोई ट्राईसाइकिल की जरूरत है, या उनके बच्चों के लिए कोई पढ़ाई का खर्चा, क्योंकि बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो जो पेंशन मिलती है उससे बहुत से सैनिकों को मेरे से कॉन्टेक्ट है, बहुत से वीर नारियां मेरे से जुड़े हुए हैं जिनको ये चीज की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि भाई पढ़ाई का खर्चा, या क्योंकि हम लोग अगर ठीक होते तो हम लोग किसी से मांगते ही नहीं, हम अपना जॉब करते और शान से जीते। आज भी हम शान से जी रहे हैं, ऐसा नहीं है, मगर जी जी आवाम ने बिना बोले ही, आज क्या होता है, अपने भी प्रोग्राम में थे, आज वादे बहुत आदमी करते हैं, फोटो बहुत आदमी खिंचवाते हैं, मगर जो रियल से अच्छे काम में काम करना चाहिए, मैंने बोला ना कि सहानुभूति हर आदमी बोल देता है, मगर सहायता देने के लिए कोई बिरला ही आता है, बहुत कम वरना लोग सब आते आदमी, हैं। बहुत कम लोग आते हैं। क्या मैडम, बहुत आदमियों ने हमारे फोटो खिंचवा करके धंधा छेड़ दिया है कि वो एल्बम बनाते हैं, या मेरे जैसे आदमी वो मुंबई में लगा लो, कोई पूरे भारतवर्ष के अंदर लगा लो, बंदे आप जैसे बंदों के पास जाते हैं, फोटो दिखाते हैं, देखो जी इनके हाथ पांव नहीं है, ऐसे सैनिकों के लिए हमने करना है। अभी मुंबई में क्या सोचते हैं बंदे, अरे चलो भाई टाइम नहीं है, चलो ये बंदा कर रहा है, चलो भैया उनको पैसे दे देते हैं, वो हमारे नाम से जनता ने धंधा छेड़ रखा है। तो मैं सबसे पहले तो आपके माध्यम से यही आह्वान करता हूं कि कोई ऐसा आदमी जो हमारे फोटो दिखा करके पैसे मांगता है, तो प्लीज किसी को पैसे ना दिए जाएं। अगर आपको स्टार्ट सही में हेल्प करनी है, सही में सहायता करनी है, तो मेरे पास में भारतवर्ष के पूरे सैनिकों के नहीं मगर बहुत से आदमियों के 7,000 कम से कम मेरे पास नंबर हैं, तो बहुत से सैनिक, बहुत से परिवार मेरे जुड़े हुए हैं, उनको रियल में आप सहायता करिए, आपके सामने आकर के करिए। अगर आप वहां पर नहीं जा सकते तो मैं आपको उनके पास ले सकता हूं, मगर आप फोटो कोई आपको दिखाता है या कोई फोन पे बात कराता है, क्योंकि फोन पर भी डुप्लीकेट बात करवा देते हैं बंदे की, जी फलाने आदमी से बात करियो। तो आपसे सभी से आपके माध्यम से मेरी यही प्रार्थना है कि ऐसे आदमियों से बचें और ऐसे आदमियों को पैसे ना दें। और मैं पूरी आवाम को यही बोलता हूं कि भाइयों, हम जैसे भी हैं अपने घर में खुश हैं, हमें आश्वासन मत दो। अगर आश्वासन देते हो तो हमें बहुत पीड़ा होती है जब आश्वासन पूरा नहीं होता है, क्योंकि बहुत से आदमी हमें फोन करते हैं, बहुत से आदमी हमें बुलाते हैं, मगर वो बोलते हैं कि जी आपको एक व्हील चेयर दे देंगे, आपको ये करेंगे, वहां पर खाली एक नारियल और श्रीफल दे देते हैं और बोलते हैं जी देखेंगे आगे, अब आगे का क्या काम होगा। और वो फोटो सेशन ट्विटर फेसबुक पर बस दिखावा हो गया है, सिर्फ जी जी अपना नाम आगे करना है। तो मैं नहीं, ऐसे जो बंदों को जो बोलता हूँ, सहायता करनी है वो असली सहायता करनी चाहिए। मैंने उस दिन अवार्ड फंक्शन में रियल में देखा, आप करनी है तो काफी सहायता करिए। मैं बता डॉक्टर। रहा हूँ मेरे पास बहुत ऑप्शन है, आपने सहायता करनी है, हमारे बच्चों का डायरेक्ट स्कूल में आप फीस भर दीजिए, हमारे बच्चों को अच्छा एजुकेशन दिला दीजिए, ताकि हमारे लिए कुछ सहारा हो जाए, हमारे लिए ऐसा कोई प्रावधान करिए जिससे कि हम घूम फिर सके। किसी को मोटिवेशन स्कूटर दे दिए जो जिंदरिया की, क्योंकि मरने के बाद में तो आप हमारी स्मारक बनाओगे, उससे क्या फायदा है। जब हम जिंदा है तो जिंदा में हेल्प करो ना आप लोग। और जी ये जी मैं बिल्कुल बिल्कुल। सबको रियलिटी बताता हूँ। मगर आज क्या हो गया, बहुत ऐसा नहीं कि सभी जनता बेकार, पांचों उंगली बराबर नहीं है, मगर मैक्सिमम क्या रहता है, सब जैसे हम भी खाते हैं ना, तो एक दो उंगली छटती है ना खाने के लिए, वरना सारी उंगलियां खाने का काम करती है। तो वैसे ही संसार में एक दो ही व्यक्ति छूटता है खाने के लिए, बाकी सब आदमी सोचते हैं कि दूसरों के नाम से हम खाते रहे। मगर क्या होगा, आज मैं सही आपको ये बता रहा हूँ मैम कि हम लोग, डॉगी समझ रहे हो, कुत्ता, कुत्ते को हम लोग ना जी जी किचन में भी ले जाएंगे, बेड पे भी सुला देंगे, मगर किसी आदमी को अगर हमने हाथ लगा दिया तो हमें जातिवाद का सूचक ले जाता है कि अरे यार इसको हाथ लगा दिया, मैं अछूत हो चुका हूँ। ये हमारी सही ब्रेन वॉश हो चुकी है, ये हम लोगों को निकलना चाहिए। मैं तो ये बोलता हूँ कि पूरी आवाम को, जो हमारा आज देश भारतवर्ष के बारे में कोई नहीं सोच रहा, कोई भी कितना भी बड़ा पार्टी का ऊपर भी अधिकारी बैठा हो, वो सिर्फ बोलता मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, मगर हिंदुस्तान का सैनिक कभी भी ये नहीं बोलता कि मैंने ये कर दिया है, क्योंकि हमने कोई एहसान नहीं किया है इस मातृभूमि रक्षा के लिए। हमने इसीलिए पैदा हुए थे और हमने वॉलंटरी सेना में भर्ती होकर के ये योगदान देने के लिए ही हमने भर्ती हुए थे। हमने कोई किसी के ऊपर एहसान नहीं किया है। मगर हाँ, आज की आवाम से ये अनुरोध है कि आप आज भारतीय सेना के बलबूते के ऊपर चैन की नींद सो रहे हो, भारतीय सेना के ऊपर ये हम लोग सब काम कर रहे हैं। आप जरा सोचिए कि अगर सेना एक मिनट के लिए भी हट जाएगी तो हमारे देश का क्या होगा। तो आप क्यों इंतजार करते हो कि किसी सैनिक की शहादत होती है तब हम झंडे डंडे लेकर के भारत माता की जय, वंदे मातरम बहुत भारी संख्या में पहुंच जाते हैं और फिर बोली लगाते हैं उस सैनिक की कि कितना देश को 50 लाख, 60 लाख, 70 लाख, 1 करोड़, वाई क्यों?
अरे अगर हम जिंदा रहते तो 1 करोड़ रुपए तो वैसे ही कमा लेते। कोई आप एहसान नहीं कर रहे हो हम लोगों के ऊपर कि हमारे को 1 करोड़ रुपए दे दिया। ये सब हमारे नाम से सब राजकारण हो रहा है बिल्कुल भी। अगर आज हम ठीक होते तो पैसे की क्या है। मैं अपने आप को, जब मैं ठीक था तो मैं अपना ऐसे हाथ मलता था तो जनता को बोलता था ये पैसा गिर रहा है, क्योंकि अपने आप के ऊपर प्राउड रहता था हमें कि साला हम धरती को सीना फाड़ करके कमाने वाले बंदे हैं। जय जवान जय किसान वाले सेना है हम लोग। मगर बहुत दुख होता है कि आज भी जो हमारे ब्रेन वॉश वाले बंदे हैं और जो बेचारे भोले भाले आप जैसे बंदे बड़े बड़े शहरों में बैठे हुए हैं, वो इनके चक्कर में आ जाते हैं। अरे यार, बहुत से बंदे क्या बोलते हैं, चलो आपको उससे मिला देते हैं, आप उसके लिए क्या करोगे। बहुत से बंदे क्या बोलेंगे, वो सामने पैसे नहीं लेते हैं, वो पर्दे के पीछे पैसे लेते हैं, आप वो पैसे हमें दे दो, मैं उसको पीछे से दे दूंगा। ये सब झूठी बातें हैं, ये सब झूठ बोलने, इनसे आप लोगों ने सबने बचना है। मतलब जी जी। ये आप लोगों को जी, हमेशा ध्यान आपके बच्चे सेना में जाना चाहते हैं? बिल्कुल मैम, मेरा छोटा लड़का बिल्कुल एनडी के अभी पेपर दिया था और अभी भी वो सीडीएस की अपना तैयारी कर रहा है और वो जरूर जाएगा। मतलब क्योंकि हमने तो बोला ना कि एक ही मिट्टी एक ही पूजा, एक ही मिट्टी एक ही पूजा, इसके सिवाना भाई दूजा, ओ इसके सिवाना भाई दूजा। दीपचंद जी, मर उस दिन आपने बहुत सारे जाएंगे मिट जाएंगे, मर जाएंगे मिट जाएंगे, नाम वतन का हम कर जाएंगे, ओ गोद में इसकी हम सो जाएंगे। तो हमारे लिए तो मैम पूरा, मैंने बोला ना कि वसुदेव कुटुंबकम, पूरा भारतवर्ष हमारा है बिल्कुल। क्या बात है, आप तो बहुत अच्छा गाते हैं और आपने बिल्कुल जगा दिया, जोश जगा दिया। तो उस दिन मैंने सुना था बहुत सारे फिल्मी गाने गा रहे थे, कुछ गुनगुना दीजिए जाते जाते। बहुत सारे गाने आपने गाए और मैं तो इतनी इम्प्रेस हुई थी, आप इतना अच्छा बोल रहे थे। तो 1-2 और हो जाए फिल्मी गाना जो आप उस दिन गुनगुना रहे थे। जी जी। पहले आपको मैं देशभक्ति सुना देता हूँ। जी जी। कि सुन के रोता है यह दिल, क्या हुआ जमाने को, सुन के रोता है यह दिल, क्या हुआ जमाने को, कोई मजहब से ना बांटो मेरे सैनिकों को, वैसे ही दुश्मन खड़ा हम पे सितम ठा। चलो मैम, अभी फिल्मी ज्ञान का तभी तो ध्यान में एक चीज आ रही है। जी जी। कि एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। क्या एक बात है, प्यार का नगमा है, क्या बात है, वेरी गुड। खो कर पाना है, कुछ पाकर खोना है, जीवन का मतलब तो आना और जाना है, दो पल के जीवन से ये उम्र चुरानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है, एक प्यार का नगमा है। क्या बात है दीपचंद जी। एक चीज तो मैं पूछना भूल गई कि आप जो है इतना मुस्कुराते रहते हैं हमेशा, और जो एंथुसियाज्म और जो स्पिरिट आप में है वो कहाँ से लाते हैं आप, और कैसे बरकरार रखते हैं? कि खुश रहो, खुशी है तुम्हारे लिए, खुश रहो, खुशी है तुम्हारे लिए, कोई गम आए तो छोड़ देना हमारे लिए। तो ये स्पिरिट जो आती है, ये स्पिरिट जो आती है वो इंडियन आर्मी का जो हौसला है, इंडियन आर्मी का जो जज्बा है, आत्मविश्वास जो हमें ट्रेनिंग दी जाती है, उसका बहुत बड़ा योगदान है। और दूसरा योगदान है, हम जिस आराध्य देव की पूजा करते हैं, मैं बचपन से ही हनुमान जी का पुजारी हूँ,
मतलब मैं आपको ये बोलता हूँ कि पूजा पाठ से बड़ा होता है आपका मन, मन के हारे हार और मन के जीते जीत। मुझे जीवन के अंदर मैंने बोला ना कि आपने क्या लेके आए थे और क्या लेके जाओगे। जिस दिन जिस बंदे ने समझ लिया ना, मैं बोला ना कि हंसते हंसते कल चले जाएंगे, मैंने बोला ना आपको वो एक दोलन चाहता हूं, वो एक गाना भी था ना कि जीवन में हंसते हंसते हम हाँ, जिंदगी का सफर है ये कैसा सफर, कोई समझा नहीं कोई जाना नहीं, है ये कैसी डगर मिलते हैं सब मगर कोई समझा नहीं कोई जाना नहीं। अब सुनना कि जिंदगी ने बहुत प्यार हम को दिया, मौत से भी मोहब्बत निभाएंगे हम, रोते रोते जमाने में आए मगर हंसते हंसते जमाने से जाएंगे हम, जाएंगे है किधर है किसे ये खबर, कोई समझा नहीं कोई जाना नहीं। तो मैडम जी, आप जिस दिन अपने जीवन में संतुष्ट हो गए, मैं संतुष्ट क्यों हूं, क्योंकि मैंने भगवान के सामने जब मैं पूजा पाठ करता हूँ या मैं बैठता हूं तो भगवान से आंखें छोड़ दिया, मेरा एक हाथ छोड़ दिया, तेरा बहुत उपकार है हम के ऊपर। आज बहुत से आदमियों के पास में सब कुछ होते हुए भी जी जी, तो अंत में क्या मैसेज होगा आपका हिंदुस्तानियों के लिए? हिंदुस्तानियों के लिए जीवन में यही है कि सबसे पहले संतुष्टि होनी चाहिए और अपने से ज्यादा आप दूसरों के कंधों पर बंदूक न चलाएं, क्योंकि मैं क्या सोचता हूं कि मैं किसी के लिए क्या कर सकता हूं। मैं हमेशा यही सोच के दोस्ती करता हूं कि मैं सारथी बनूंगा न कि स्वार्थी, और मैं आपके लिए जैसा भी हूं, तन की शक्ति नहीं है, धन की शक्ति नहीं है, मन की शक्ति है, किसी न किसी तरह किसी के लिए कुछ करके जाओ, क्योंकि संसार में हम लोग ना अपने लिए तो कौन करता, अपना तो पेट गाय भैंस जानवर की भरते हैं, मगर हम लोग इंसान हैं। इस संसार का सबसे बुद्धिमान प्राणी है वो है हम इंसान। तो इंसान ने हमने सोचना चाहिए कि क्यों हम ऐसा कहां पर चढ़ के जाएंगे, कहां कुचल कर ऊपर जाएंगे, वहां उस खुशी मनाएंगे तो जहां अपने ही नहा होंगे। तो मैडम जी यही सबके लिए है कि कभी न कभी कुछ भी करो। मैं जब भी उठता हूं तो मैं हर रोज ये सोचता हूं आज मैं किसके लिए क्या कर सकता हूं। तो मेरा आप सभी से भी यही अनुरोध है कि एक तो हमारे हिंदुस्तान का तिरंगा हमेशा लहराता हुआ चाहिए और इस देश की जनता हमेशा खुश रही। आज हमारे टुकड़े टुकड़े हो चुके हैं हिंदू मुसलमान सिख ईसाई जाति मजहब के ऊपर, मगर एक इंडियन आर्मी का सोल्जर होने के नाते मैं आपको यही बताता हूं, जिस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मैंने सर्विस किया है वो है हमारे भारतीय सेना। वहां पर हर मजहब, हर जाति, हर प्रांतवाद, क्षेत्रवाद से एक व्यक्ति आता है और करके वो भारतीय सैनिक बन जाता है। इसलिए तो मैं हमेशा हमारी जो टोपी के ऊपर लिखा रहता है सर्वत्र इज्जत और इकबाल, सभी लोगों का सम्मान करो। मैंने जो उदाहरण दिया ना, आपको गलत नहीं दिया कि आज हम कुत्ते को गोद में उठा लेंगे, बिस्तर पर सुला लेंगे, मगर किसी इंसान को हम हाथ लगा देंगे तो अछूत हो जाते हैं। तो कोई भी भगवान बड़ा नहीं है हम लोगों से, क्योंकि देवों को भी देव है, वो है हमारे भारतीय सैनिक। इस मात्र में कोई बड़ा नहीं है। अपने आप को अब ये मत सोचिए कि मैंने बहुत कुछ कर दिया, नहीं। सबसे इस धरती के ऊपर सबसे अमीर आदमी था लंकापति रावण, जिसके पास में उस टाइम चार्टर प्लेन होता था, क्या वो साथ में लेके गया? हमने इतिहास से क्या सीखा? सोने की लंका होते हुए भी, अपना पर्सनल चार्टर प्लेन होते हुए भी, जब वो हम के ऊपर किसी चीज के ऊपर फतेह हासिल नहीं कर सका, वो भी अजर अमर नहीं हो सका, तो हम कहां से अजर अमर होंगे? तो हमने इतिहास को देखना चाहिए कि सब कुछ मिट गया है और फिर भी वो उसका परिवार मिट गया एक अहंकार के बदले। मैं इसलिए बोलता हूं कि इंसान का जन्म सिर्फ कहीं पर भी हुआ हो, मगर उसके कर्म महान होने चाहिए।
और कर्मों के कारण ही आज हम, चाहे बाबा राम भीमराव अम्बेडकर को लगा लो, छत्रपति शिवाजी को लगा लो, किसी भी वीर पुरुष को लगा लो, चाहे वो महाराणा प्रताप हो, झांसी की रानी हो, आज कर्मों के लिए ही हम लोग उनको याद करते हैं, न कि किसी जाति, किसी मजहब के नाम से याद करते हैं। तो इसलिए अपने कर्म महान होने चाहिए। कर्म आपके हाथ में है, जन्म मृत्यु आपके हाथ में नहीं है। आज हम लोग क्या सोचने लग जाते, नहीं नहीं मैं तो सब कुछ कर दूंगा। नहीं, हम लोग सिर्फ अपने कर्म अच्छे करें। जैसे मैं हमेशा यही सोचता हूं कि किसी के लिए कुछ करके जाओ। मैं दानवीर कर्ण की तरह सोचता हूं, जिन्होंने बचपन से जो कवच कुंडल मिले थे वो भी जनता को पता होते हुए दान में दे दिए थे। उसी तरह मैं अपने आप को जितना भी हो सकता है, मैं कवच कुंडल के साथ में तो पैदा नहीं हुआ हूं, मगर मेरे मन में ये विचार चलते रहते हैं कि किसी न किसी के लिए कुछ न कुछ जरूर करके जाएंगे, और इस मातृभूमि, कर्म भूमि, जन्म भूमि, भारत भूमि के लिए जितना हो सकेगा आखिरी सांस तक इसके लिए कुछ न कुछ करके जाएंगे मैम। तो यही एक अनुरोध है कि आप आपस में झगड़ा ना करें, जातिवाद मजहब के ऊपर झगड़ा ना करें। आपसे मिलके तो मुझे इतनी खुशी हुई और इतनी इंस्पायरिंग स्टोरीज है आपकी। और उसी दिन मैंने आपसे कहा था कि आपके साथ मिलके, आपसे बात करके इतना मैं इंस्पायर्ड हुई, इतनी प्रेरणा मुझे मिली कि जीवन में आगे बढ़ने के। लोगों के पास सब कुछ होता है लेकिन वो फिर भी उनमें असंतुष्टि रहती है कि मैंने ये नहीं किया, ये पूरा, हजारों बुराइयां करते हैं। लेकिन आपसे मिलके मुझे इतना इंस्पायरिंग लगा, मतलब आप इंस्पिरेशन है देश की। आपने पिक्चर में डायलॉग सुना था ना कि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। जी। ये तो एक शुरुआत है मैडम जी। हमने तो पंजाबी गाना याद रखते कि साढ़े नाल रहोगे तो ऐश करोगे, कुछ भी नहीं है इस संसार में। तो जीवन को जीना, मैं हमेशा बोलता हूँ, आपके माध्यम से ही बोलता हूँ, अगर कोई भी आदमी दुखी है इस संसार में, आत्महत्या मत करो। कोई भी लड़का अगर सोचता मुझे नंबर कम आए हैं, आत्महत्या मत करो, आप मुझसे संपर्क करिए। कैसे गृहस्थी चलानी है, कैसे बीवी को खुश रखना है, कैसे बच्चों को खुश रखना है, कैसे गर्लफ्रेंड को खुश रखना है, कैसे माँ बाप को खुश रखना है, वो मुझसे सीखिए आप लोग। मेरे ख्याल से तो एक इंटरव्यू इस पर मैं आपका एक अलग से लूंगी, जिसमें आप बताएंगे कि आप बीवी को कैसे खुश रखते हैं, गर्लफ्रेंड को कैसे खुश रखते हैं, बच्चों को कैसे खुश रखते हैं। उसके लिए एक अलग से देखो कि प्यार कभी कम नहीं करना, चाहे जुल्म कर लेना, मर जाएंगे आशिक वरना, तू इतना सितम कर लेना, प्यार कभी कम नहीं करना, चाहे जुल्म कर लेना। तो क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इतने अच्छे गाने गाते हैं आप, मतलब लग रहा था आपको बहुत सुनते जाए, लेकिन क्या करें, समय की कमी है। तो अब हम आपसे विदा लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आने के लिए। जैसे मैंने कहा, आपने हमारे शो में आके हमारे शो की शोभा बढ़ाई, आन बान शान दिया, तो बहुत बहुत शुक्रिया। आन बान शान मेरा राष्ट्र है, और मैं सभी मेरे भाइयों को जय हिंद, जय भारत, जय महाराष्ट्र बोलता हूँ। मातृभूमि को नमन करते हैं, बिल्कुल इस मातृभूमि को नमन करते हैं मैम। और बहुत प्राउड होना चाहिए, हम लोग सब भारतीय हैं और हम लोगों ने यहाँ पर जन्म लिया है, क्योंकि ये देवों की भूमि है, देवों की भूमि है, या तपोवन की भूमि है। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत। आपको भी नमन, नमस्कार, आपको भी नमन। आपका भी धन्यवाद मैम, जो आपने एक बीड़ा उठाया है सभी को आग साथ में लाने के लिए। आप ऐसे ही कार्य करते रहे, हमसे सैनिकों के नंबर लेते रहे, और ये कारवा ऐसे ही आगे बढ़ता रहेगा। मतलब थैंक यू, ओके, जय हिंद, जय हिंद दीप जी, जय हिंद, जय हिंद।